डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। स्कूल में खेलना, हुड़दंग मचाना और दोस्तों के संग समय बिताना हमेशा से मुझे पसंद था और बचपन में यही तो चीज़ें होती हैं जो आपको करनी चाहिए। ज़िंदगी में यही यादगार बनती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो कहानी बड़ी ही अजीब सी है। ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद धीरे धीरे कहानी के अंदर खोते चले जाएंगे और कहानी के अंत में आपको कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको उस पर यकीन दिला ही दूंगा। उस समय मैं 11 साल का था। स्कूल में अपने दोस्तों के साथ हुड़दंग मचाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। स्कूल के बाद मैं घर आया करता और मेरे पिता बहुत ज़्यादा सख्त थे। वो एक सरकारी कर्मचारी थे और वो जल्द ही घर आ जाया करते 3 बजे, और उसके बाद मैं भी 3 बजे जब घर पहुंचता, उसके बाद घर से बाहर निकलना असंभव था। मेरे पिता कहा करते, किताबों में गड़ जाओ, ये किताबें ही तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। और मैं किताबों में गड़ जाया करता था। शायद यही कारण था कि मैं पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन बच्चा तो था ना मैं। शाम के वक्त खेलने का मन किया करता था। अपने पिता को मैं कहता, पिताजी बाहर जाने दीजिए ना, मैं खेलना चाहता हूँ। मेरे पिता इतने सख्त थे, कह देते, चलो अपने कमरे में चले जाओ, शाम का वक्त हो गया है, अब तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं रोता रोता कमरे के अंदर जाता, चिटिकनी लगाता और उसके बाद मैं बाहर निकलता 9 बजे, जब माँ ने खाना बनाया होता। मैंने कई बार अपने पिता को सुना था पड़ोसियों के साथ तारीफ करते हुए कि मेरा बेटा मेरी बात बहुत मानता है। माना कि रोता रोता अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन उसके बाद बाहर नहीं निकलता, अपनी जिद को पूरी करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन शायद मेरे पिता को पता नहीं था। मैं 6 बजे कमरे के अंदर जानबूझकर रोता हुआ इसलिए जाता था ताकि पीछे वाली खिड़की को खोलकर मैं बाहर भाग पाऊं। वहां से रात के 9 बजे तक मैं दोस्तों के साथ खेला करता। स्कूल में आम और जामुन के पेड़ लगे हुए थे। शाम के वक्त हम उन पेड़ों पर चढ़कर आम तोड़ते, जामुन तोड़ते और अपने दोस्तों का संग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बिल्कुल मेरी जैसी मैं हरकतें किया करता, वैसी ही हरकतें वो भी किया करते। कई बार हम उन पेड़ों से फिसल कर नीचे गिरते गिरते बचते। यही तो दोस्ती होती है, कोई ना कोई आपको संभाल ही लेता है। ऐसी बचपन की गलतियों के बावजूद भी हमें चोट नहीं लगी थी। स्कूल में उसके बाद एक खुशखबरी मिल गई। स्कूल के हमारे टीचर जो हमें गणित पढ़ाया करते थे बहुत सख्त थे, एक छड़ी से पीटा करते थे। वो अब यहाँ स्कूल छोड़कर जा चुके हैं और जब तक नए टीचर नहीं आते तब तक हमें छुट्टी ही रहेगी। हम वो पीरियड में पढ़ेंगे नहीं, बल्कि वहाँ पर हम खेल भी सकते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हम ग्राउंड में चले जाया करते, फुटबॉल खेला करते और एक साथ हम बैठकर ये बातें किया करते। भगवान से मिन्नत मांगो कि वो गणित वाले जो टीचर हैं दोबारा यहाँ ना आए और कोई भी गणित का टीचर दुनिया में हमारे स्कूल में आने को माने ना। कितनी अच्छी ज़िंदगी हो जाएगी। गणित के टीचर बड़े खड़ूस होते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं हमें करने के लिए। हम तो बच्चे हैं ना, गणित के ऐसे मुश्किल इक्वेशंस कैसे कर सकते हैं। लेकिन भगवान वो नहीं करता जो हमें पसंद होता है, भगवान वो करता है जो हमारे लिए सही होता है। 15 दिन तक हम इसी तरह से ऐश करते रहे। हर दिन दोपहर के वक्त जब गणित का पीरियड होता, हम ग्राउंड में चले जाते और खेलते रहते। 15 दिन बाद एक नया टीचर आया था। उसकी उम्र 25 साल रही होगी। बहुत ज़्यादा खड़ूस था। आंखें ऐसे दिखा रहा था जैसे हमें जिंदा ही खा जाएगा। आंखें दिखाते हुए हमारा नाम पूछा था
और नाम बताते बताते 2 बच्चे तो बेहोश हो गए थे। जब उन्हें पता लगा कि गणित का टीचर पीटता बहुत ज़्यादा है, जो कि बाकी टीचर्स ने कहा था कि ये टीचर बड़ा सख्त है, बहुत ज़्यादा पीटता है, पीट पीट कर बेहोश कर देता है, इसीलिए ध्यान रखना, शरारत मत करना। 2 बच्चे ये बातें सुनकर बेहोश हो गए उसे देखकर। लेकिन मैं इतनी जल्दी डरने वाला नहीं था। मैं किसी से नहीं डरता था, लेकिन थोड़ी सी पिटाई हो जाए आंखों से आंसू ज़रूर आ जाया करते थे। मुझसे भी उस टीचर ने नाम पूछा था। ज़बान थोड़ी सी कांप रही थी। मैंने अपना नाम बताया। एक एक करके उसने सबसे नाम पूछा और उसके बाद गणित के वो चैप्टर पढ़ाने लगा जो पिछले 15 दिनों से हमने पढ़े नहीं थे। पुराने गणित के टीचर ने वहीं तक पढ़ाया था और कहा था इसे खुद पढ़ने की कोशिश करो, और इस टीचर ने जल्दी जल्दी एक ही दिन में वो पूरा चैप्टर हमें पढ़ाया और कहा कल मैं टेस्ट लूँगा। इतनी सख्ती कौन करता है? कैसा खड़ूस टीचर था। अगले दिन हमें टेस्ट देना पड़ा, लेकिन अच्छे से कुछ भी याद तो किया नहीं था। आधे बच्चे बार बार डरकर दीवारों से चिपके जा रहे थे। जब ज़्यादातर बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा कम आए, क्योंकि जो पढ़ सकता था उसने पढ़ने की कोशिश की, जब समझ में ही नहीं आया तो नंबर आएंगे कैसे? सबके खराब नंबर आए थे और तब उस टीचर ने कहा था देखो, एक गलती तुमने कर दी, इस बार मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन आगे से अगर यहाँ पर कोई गलती करता है फिर मैं माफ़ नहीं करूँगा और मेरी सज़ाएं बाकी सबसे बहुत अलग होंगी। हम सबको बहुत ज़्यादा चिंता थी। तभी स्कूल के बाहर हमें गणित के वही टीचर मिले। हम 3 जन थे, तीनों दोस्त घबराए हुए, और वो हमारे साथ चलने लगे। एक एक करके हमसे हमारा नाम पूछा और कहने लगे माफ़ करना, तुम्हारा नाम मुझे याद नहीं रहा, लेकिन तुम बड़े घबराए हुए लग रहे हो। मैंने कांपती हुई ज़बान से कहा था अरे सर, बस कुछ नहीं, वैसे ही काम की थोड़ी सी चिंता है। तब गणित के वो टीचर हमें कहने लगे अरे चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो मज़े करते हुए पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर इस तरह से फिक्र करते हुए पढ़ोगे तो दिमाग में कुछ नहीं आएगा और फिर तुम्हें सज़ा भी मिल सकती है। गणित के वो टीचर किस तरह से प्यार से बात कर रहे थे, जबकि क्लास में वो इस तरह से बात कर ही नहीं रहे थे। धीरे धीरे वो हमारे साथ घुलने मिलने लगे, जिसके बाद हम भी मजाक करने लगे। और फिर मैंने उन्हें कहा देखिए सर, आप तो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, क्लास में बेवजह ही हमें डर लगे जा रहा था, बस 2 दिन आपने पढ़ाया और आपको सब हिटलर समझने लगे थे। तभी उन्होंने कहा था देखो, यहाँ पर मैं शांत हूँ, प्यार से बात कर रहा हूँ। तुम कह सकते हो कि स्कूल के बाहर मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, प्यार से इज्जत से तुम बात कर सकते हो, लेकिन स्कूल में मैं तुम्हारा गणित का टीचर हूँ। वहाँ ज़रा भी आंख दिखाई, ज़रा भी मजाक किया और काम नहीं किया तो मैं पिटाई करूँगा। मान लो स्कूल में मैं हिटलर हूँ, लेकिन बाहर तुम्हारा दोस्त। तो चलो तुम्हें एक खास जगह दिखाता हूँ। यहाँ पर मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आई है। हमारे घर जाने वाले रास्ते से थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूर हमें वो टीचर एक ऐसी जगह लेकर गए जहाँ पर कोई जाता नहीं था। सब कहा करते थे कि वो पीपल के पेड़ के आसपास ज़्यादा घास तक नहीं उगती, वो शापित पीपल का पेड़ है, उसके आसपास ऐसी शैतानी शक्तियाँ रहती हैं जो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। हमें टीचर उसी तरफ ले जाते रहे और मैंने उन्हें कहा सर उस तरफ नहीं, देखिए पीपल का पेड़ है, इसे शापित कहा जाता है, यहाँ भूत प्रेत होंगे, अगर भूतों ने हमें पकड़ लिया तो। उन्होंने कहा चलो तो सही, मेरे साथ तुम्हें एक अलग चीज़ दिखाता हूँ। हमारे टीचर हमें पेड़ के नीचे बैठने के लिए कह रहे थे। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो चुके थे, ऐसी जगह पर जाना कौन चाहेगा। गणित के वो टीचर जिन्हें सब शास्त्री जी कहते थे। मैंने कहा शास्त्री जी चलिए चलते हैं ना, वैसे भी दोपहर का वक्त है, देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर मैं तुम्हें कहानियाँ सुनाऊंगा। अगर तुम में हिम्मत है, तुम हिम्मत वाले जिगर वाले हो तो यहाँ आकर मुझसे कहानियाँ सुन सकते हो, लेकिन दोपहर में मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाने वाला।
मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं कहानियाँ सुनाऊंगा इसी पेड़ के नीचे, जब शाम हो चुकी हो, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने वाला हो। उस समय यहाँ पर हर रोज़ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी डरावनी हो सकती है। इसीलिए अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो यहाँ आ जाना, अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ मत आना। वैसे भी डरपोक बच्चे तो भरे पड़े हैं। शास्त्री जी जैसे हमें ललकार रहे थे, उनकी ये ललकार सुनकर मैंने उन्हें कहा, मैं तो यहाँ पहुँच जाऊँगा, मेरे तो दोस्तों का पता नहीं, मैं तो पहुँचूँगा, आपकी कहानी सुनूँगा और डरूँगा नहीं। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा रहस्य नजर आ रहा था, जैसे वो हमसे कुछ छिपा रहे थे। मेरे दोस्तों ने कांपते कांपते मेरी तरफ देखा और फिर कहा, ये पीटते बहुत हैं, अगर यहाँ कहानी सुनाकर कोई सवाल पूछा और पीटा। शास्त्री जी ने यह सुन लिया और वो कहने लगे, मैं वादा करता हूँ यहाँ पर मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा, नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, मैं डराने की कोशिश करूँगा डरावनी कहानियाँ सुनाकर, और तुम बिना डरे यहाँ से जा सकते हो। बदले में मैं तुम्हें इनाम दूंगा। क्लास में तुम्हारे नंबर कम आए या कुछ भी हो, मैं तुम तीनों को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। मान लो तुम्हारे लिए एक ऑफर है, छोटा सा इनाम। शास्त्री जी का ये इनाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। गणित में हम सबसे ज़्यादा पिटा करते थे और किसी भी सब्जेक्ट में हमें डांट नहीं पड़ती थी, बस गणित समझ में नहीं आती थी। और शास्त्री जी ने कहा, मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाया करूँगा, बाकियों को नहीं, तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। बदले में यहाँ आकर मुझसे कहानी सुननी होगी। हमने उनकी बात मान ली और शास्त्री जी ने कहा, आज शाम के वक्त यहाँ पर आ जाना, मैं तैयार रहूँगा, डराने की पूरी कोशिश करूँगा, तुम डरना मत। मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो डरते ही नहीं, न भूतों से न प्रेतों से, लेकिन हमारे अंदर डर पैदा किया गया था इस पेड़ के रूप में, तो हम यहाँ पर अब से आया करेंगे कहानी सुनने। पूरा दिन घर में इसी तरह से गुजरा, सोचता जा रहा था, अब न आम तोड़ने जाएंगे न जामुन तोड़ने जाएंगे, अब हम कहानी सुनने जाएंगे, और वो भी ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता नहीं, बड़ा मज़ा आएगा। वैसे भी मेरे पिता भूतिया फिल्में देखने नहीं देते, भूतिया कहानियों की किताबें पढ़ने नहीं देते, कोई सीरियल आ रहा हो वो भी देखने नहीं देते। अब अच्छा है कोई भूतिया कहानियाँ सुनाएगा, और वैसे भी गणित के हमारे टीचर शास्त्री जी समझदार तो लगते हैं, देखते हैं हमें डरा पाते हैं या नहीं। लगभग 6 बजे पीछे वाली खिड़की को खोलकर बाहर की तरफ भाग निकला था। मेरे दोस्त भी तैयार थे। इस बार हम जिस रास्ते पर जा रहे थे, इस रास्ते पर पहले कभी नहीं जाते थे। शाम के वक्त थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और पीपल के पेड़ से काफ़ी दूर जब हम खड़े होकर देख रहे, शास्त्री जी हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे थे। ऐसे भूतिया पेड़ के नीचे रात के वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूर से एक मोमबत्ती को जलाए हुए शास्त्री जी वहीं पर बैठे थे। दूर से हाथ हिला दिया, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्तों, आज तुम्हें डराने की तैयारी है, कहानियाँ सुनाने की तैयारी है। हम भी शास्त्री जी से कहानी सुनने को पूरी तरह से तैयार थे। भागे भागे पेड़ के नीचे जाकर हम बैठ गए और शास्त्री जी कहानी सुनाने की शुरुआत करने लगे। कहने लगे, इस पेड़ को हिलाना होगा। पेड़ों के जब पत्ते झड़कर नीचे गिर रहे होते हैं, कहते हैं आपके दिमाग में नए नए रहस्य पैदा होने लगते हैं। मैं सबसे डरावनी कहानी से शुरुआत करने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके बाद इससे भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुनाता जाऊंगा। जिस दिन तुम कहानी पूरी ना सुन पाओ, मैं समझ जाऊंगा डर गए बच्चे, डर गए, और कोई भी मेरी एक कहानी तक सुन नहीं पाता। मैं पक्का कहता हूं, आज ही डर कर भागोगे। शास्त्री जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिसके बाद यहाँ हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। पत्तियों को हमने पहले गिराने की कोशिश की पेड़ को हिलाकर, लेकिन पीपल का पेड़ बहुत ज़्यादा पुराना था, लगभग 100 से 150 साल पुराना। इसी कारण वो मोटे तनों को हम हिला नहीं पा रहे थे। हवा के कारण ऊपर वाले हल्के हल्के तने हिलने लगे तो पत्ते अपने आप झड़कर नीचे गिरने लगे। क्या डरावना एहसास था। दूर दूर तक रोशनी नहीं थी और
इस अंधेरे में ये मोमबत्ती की रोशनी से ही हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम अपने घर के आसपास किसी जगह पर हैं, ऐसा लग रहा था हम किसी और ही दुनिया में चले गए हैं। तब शास्त्री जी ने उस कहानी की शुरुआत की। एक समय पर एक खाली मैदान हुआ करता था, आसपास कोई गांव नहीं था और वहां पर सबसे पहले एक पेड़ उगा। वो पेड़ था पीपल का। ढेर सारी पत्तियां थी उस पर। जैसे जैसे उस पर पत्तियां भरती जाती, आसपास कई गांव बनते जा रहे थे, लोग वहां पर आते जा रहे थे। और तब एक पुजारी ने कहा था, ये जो पीपल का पेड़ है ना, ये एक रहस्यमय पेड़ है। ये अच्छा पेड़ है या बुरा पेड़ है, ये कोई समझ नहीं सकता, लेकिन जब जब इस पेड़ के आसपास लोग आते जाएंगे, इसकी पत्तियां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। धीरे धीरे वो पेड़ घना होता जा रहा था। जैसे जैसे वो पेड़ घना होता गया, आसपास गांव बसते गए। धीरे धीरे एक गांव दूसरे गांव की हद के साथ जुड़ने लगा और दोनों गांव को एक ही गांव का नाम दिया जाने लगा। ऐसे ही इस पेड़ के इर्द गिर्द सारे के सारे इलाके में गांव बन चुके थे। धीरे धीरे इंसानों ने अपनी इंसानियत दिखानी शुरू कर दी, जैसा कि हम करते हैं। जंगलों को उजाड़ते चले जाते हैं, पेड़ों को काटते चले जाते हैं, सिर्फ अपने लिए। वहाँ पर भी पेड़ों को काटा गया, मैदानी इलाके बनाए गए और अंत में सभी के सभी लोग उस पेड़ को काटना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर लोगों की जिंदगी दांव पर लगी थी। जैसे कि पुराने ज़माने से उस पुजारी ने कहा था, इस पेड़ की पत्तियां बढ़ती जाएंगी, आसपास लोग आते जाएंगे, लोगों की जिंदगी इन पत्तियों से जुड़ी हुई है। फिर उन सभी लोगों ने पीपल के उस पेड़ के तनों को काटना शुरू किया। एक एक करके उन तनों को काटा जा रहा था। कई पत्तियां तनों के समेत नीचे गिरती गई। उस पेड़ के आधे तनों को काटने के लिए एक रात का समय लगा था। जब वहां पर वो लोग वापस अपने घरों की तरफ जाने लगे ना, हर एक आदमी के परिवार का एक सदस्य मर चुका था। घर में मरे हुए पाए गए। हर तरफ आसपास के गांवों में दहशत फैल गई कि वो पीपल का पेड़ शापित है। जब जब वहां पर पत्ते झड़ेंगे, तब तक लोग मरते जाएंगे। कोई पत्तों को काटेगा, टहनियों को काटेगा तो लोग मरने लगेंगे। लोग डरने लगे थे उस पेड़ से। अब दोबारा उसकी कटाई कोई नहीं करना चाहता था और उस पेड़ पर नई पत्तियां लगना बिल्कुल बंद हो गया। जबकि आसपास के गांव में कोई बच्चा भी पैदा नहीं हो रहा था। जिस भी किसी महिला के पेट में कोई बच्चा होता, अपने आप मर जाता। गर्भवती औरतें शापित होती जा रही थीं। धीरे धीरे गांवों को छोड़ने लगे लोग। और फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि इस गांव को छोड़कर नहीं जाना है। बचे हुए लोग वहीं पर रहना चाहते थे। एक रात बहुत तेज हवा चलने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी। आंधी आ गई थी, आंधी। और एक एक करके पीपल के पेड़ के वो पत्ते हवा में उड़ने लगे। टहनियाँ बची थी, टहनियाँ। बाकी सारे पत्ते टूट कर गिर चुके थे। सभी के सभी लोग इकट्ठा हो गए ताकि किसी को कुछ हो ना। सबको लग रहा था पीपल के पेड़ के वो पत्ते अपने आप झड़ रहे हैं, इसी कारण लोग मरेंगे। लेकिन वहाँ उस पीपल के पेड़ के पीछे से एक ऐसा शापित प्रेत निकल कर आया जो लोगों को मारने लगा। वो पूरी भीड़ एक एक करके उसने समेट दी। लोगों को मारता गया और एक आदमी बचा था। उस आदमी का गला जैसे ही वो काटने वाला था, ये कोशिश जितनी भी वो करता, उस आदमी को मार नहीं पाता। चाहे उसने जो भी किया उस आदमी को मारने के लिए, लेकिन वो मार नहीं पा रहा था। अंत में गुस्से में उस आदमी को उठाकर वापस पीपल के पेड़ के नीचे ले आया। दिखाने लगा पीपल के पेड़ के ऊपर के एक पत्ते को और कहने लगा, एक पत्ता अब भी लगा है, एक पत्ता अब भी लगा है। हवा धीरे धीरे चल रही थी। वो पत्ती लटकी हुई थी, गिरने को थी। वो आदमी
जैसे जैसे सांस लेता उसे डर लगता। वो शैतान उसकी छाती पर बैठकर कहता, बस एक पत्ती, जब ये गिर जाएगी मैं तुम्हें मार डालूंगा, जब ये पत्ती गिर जाएगी मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी हमारे गणित के टीचर शास्त्री जी ने हम तीनों की बाजुओं को पकड़ लिया। फिर कहने लगे, वो कहानी खत्म। अब ऊपर से अगर एक भी पत्ती गिरती है मैं तुम तीनों को मार दूंगा। एक भी पत्ती गिरती है मैं तुम तीनों को मार दूंगा। चीख पुकार मच गई थी। हम तीनों चीखने लगे, डरने लगे, रोने लगे। और तब हंसते हंसते हमारे गणित के टीचर शास्त्री जी ने कहा, अरे डर गए डर गए डर गए। डरा दिया ना, बोला था ना डरावनी कहानी सुनाऊंगा। डर गए। और अजीत तुमने तो पैंट में मूत दिया, इतना ज़्यादा डर गए। चलो आज की कहानी खत्म हुई और कल तुम्हें इनाम मिलेगा। हो सकता है कल बच्चों की पिटाई हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं छुएगा, कोई भी नहीं। अब तुम घर जा सकते हो। हम तीनों दोस्त घर की तरफ आ रहे थे, एक दूसरे से नजरें मिला नहीं पा रहे थे। कितना ज़्यादा डरा दिया शास्त्री जी ने। मेरे दोस्त ने कहा, अरे मुझे तो लगा था शास्त्री जी मार डालेंगे, ये वही शैतान है। मुझे लगने लगा था पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ के नीचे बुलाया है, पत्तियां हिलाने को कह रहे हैं। कहानी सच है। और कहते हैं ना, जब कातिल किसी को मारने वाला होता है तो कहानी सुनाता है। मुझे लगा था बस मार डालेंगे मार डालेंगे, और जब हंसे समझ में नहीं आ रहा था अब रोएं, बेइज्जत हो जाएं या क्या करें। मैं तो पैंट में मूत गया, मुझे लगा बस मरने वाले हैं। हम तीनों डरे थे, हम तीनों चीखे थे, हम तीनों रोए थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। एक बात पर हम तीनों सहमत थे, भले ही हम डर गए थे लेकिन मज़ा कितना आया। यह कहानी सुनाकर हम अपनी क्लास में दोस्तों को डरा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे शास्त्री जी को स्कूल में बिल्कुल नहीं बुलाना है। वो हमारे टीचर हैं, स्कूल के अंदर इज्जत से बात करनी है। पेड़ के नीचे हमारे दोस्त, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ बाहर मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, ये अच्छा है। अगले दिन हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। क्लास में अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। ये फ्री पीरियड था, हम ग्राउंड में खेला करते थे। ग्राउंड में सभी बच्चों को हमने इकट्ठा कर लिया और मैंने कहा, मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ और इस कहानी को तुम सबको सुनाऊंगा। जो डर कर भागेगा वो सबसे डरपोक होगा। लड़कियां भी वहाँ पर बैठी थीं, लड़के भी वहाँ पर बैठे थे। मैंने कहानी की शुरुआत की पास के छोटे से पीपल के उस पेड़ से। मैंने कहा, सब हिलाओ, पीपल के पेड़ को हिलाने की कोशिश करो। छोटा सा 6 फुट का वो एक पौधा ही था। सब हिलाने लगे, कुछ पत्तियां गिरी, सब हिलाते जा रहे। जिसके बाद मैंने वो कहानी सुनाई और उसके बाद एक लड़का एक लड़की, जिसको पकड़ लिया मैंने और बाकी मेरे दोस्तों ने। हम सबको कह रहे थे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, पीपल के पेड़ की पत्तियां गिरी हैं, कोई नहीं बचेगा। सब बच्चे ऐसे भागे क्लास की तरफ, रोते हुए चीखते हुए। बड़ा मज़ा आया। क्लास में हम सब पर हंस रहे थे और हमारी तो इज्जत बढ़ गई। कितनी डरावनी कहानी सुनाई है। सब बच्चों को डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद था। घर में टीवी देख नहीं पाते थे क्योंकि माँ बाप सख्त थे हर किसी के कि ऐसी चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहिए, रात को डर लगता है। हमने डराया तो सबको बहुत मज़ा आया। सब कहने लगे, ऐसी कहानी कल फिर से सुनाना। हमने कहा, बिल्कुल, बदले में हमें क्या मिलेगा। हर किसी के पास कुछ ना कुछ था। किसी के पास जादू की किताब तो किसी के पास खेलने के लिए नई गेम। हर कोई बांटने को तैयार था, एक दिन के लिए, एक कहानी के बदले। हमने कहा, बिल्कुल, हम कहानी सुनाने को तैयार हैं। गणित के उस पीरियड में हमें शास्त्री जी ने कुछ नहीं कहा। कई को डांट पड़ी। वो इतने भी सख्त नहीं थे, पीट नहीं रहे थे, डांट रहे थे, लेकिन हमें बिल्कुल डांट नहीं पड़ी। हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा, हम भूत हैं। सब बच्चों को हमने डरा दिया। कहा, हम उन्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, शास्त्री जी हमें कुछ नहीं कहेंगे। शास्त्री जी भी मुस्कुरा रहे थे। सुन उन्हें भी गया था। और शाम के वक्त
जब हम पीपल के पेड़ के करीब जा रहे, शास्त्री जी ने काले रंग के कपड़े पहने हुए, ऐसा लग रहा था काले रंग का चोला पहना हुआ हो। डरते डरते हम जा रहे। जैसे ही हम करीब गए, शास्त्री जी ने कहा, ये लो एक एक मोमबत्ती। सब लोग एक एक मोमबत्ती पकड़ेंगे। एक बड़ी मोमबत्ती पेड़ के नीचे इसी तरह लगी होगी। तो करें कहानी की शुरुआत। कोई डरेगा तो नहीं, कोई भागेगा तो नहीं। मैंने कहा, नहीं, कोई नहीं डरेगा, कोई नहीं भागेगा। शास्त्री जी ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक जमाना हुआ करता था जब एक औरत थी। धीरे धीरे वो औरत एक आदमी में बदलने लगी। ये उसके जादू का कमाल था। सबको लग रहा था पहले तो उसने बाल कटवाए हैं, धीरे धीरे वो पतली हो गई है, मर्दों जैसी लगने लगी है, नकली दाढ़ी लगाने लगी है। अरे सर के बाल सफ़ेद से, भौहें भी मोटी सी हो गई हैं। सबको लगता था कि वो औरत पागल हो गई है, इस तरह से चेहरे पर बाल लगाए घूमती है। लेकिन धीरे धीरे जब उस गांव के लोगों को भूत प्रेत रात के वक्त नजर आने लगे, वो समझने लगे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हो रही है। और वो औरत जो मर्द बन गई थी, रात के वक्त दोबारा औरत बना करती थी। उसकी उम्र लगभग 30 से 40 साल थी, लेकिन रात के वक्त जब वो गांव में घूमा करती थी एक डंडा लेकर, तब उसकी उम्र 150 साल के बराबर होगी। बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, फटे हुए कपड़े उसने पहने होते, उसका मांस इस तरह से शरीर से नीचे लटका हुआ होता जैसे कि अभी वो मरने वाली हो। लेकिन दिन के वक्त वो एक मर्द बन जाती। लोगों को लगने लगा था कि वो एक डायन है। लोग उसके घर उसे पकड़ने के लिए जाते, लेकिन अपने जादू से वो लोगों को भगा देती और कहने लगती, समय नज़दीक आ रहा है, समय नज़दीक आ रहा है, और जब सही समय होगा उस दिन मैं सबके हाथ में आऊँगी, सब मुझे छू पाएंगे, लेकिन वो उनका आखिरी दिन होगा। तब गांव वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे और रात के वक्त वही औरत लोगों के घरों के अंदर जाती, उन्हें मारने की कोशिश करती। कहते हैं उसके हाथ में एक मोमबत्ती होती। मोमबत्ती जलाती हुई वो घूम रही होती। जो भी उसके सामने आता, उसकी परछाई उल्टी तरफ नहीं बनती, बल्कि उस औरत की तरफ बनती, और वो औरत उसकी परछाई को पकड़ती, खींच लेती। उसके बाद उस इंसान की दोबारा परछाई नहीं बनती, लेकिन अगले 3 दिनों में वो इंसान मारा जाता। रात के वक्त मोमबत्ती लेकर वो घूमती जा रही थी, घूमती जा रही थी, और लोग मरते जा रहे थे, मरते जा रहे थे। कहते हैं एक समय लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद उन्होंने एक ऐसे तांत्रिक बाबा को बुलाया जो बेहद शक्तिशाली थे। उस तांत्रिक बाबा ने रात के वक्त लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसी शक्तिशाली डायन थी जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। लेकिन वो तांत्रिक बाबा ने एक काम की चीज़ की, उसके हाथ से वो मोमबत्ती छीन ली, जिसके बाद वो अंधेरे में घूमती रही। लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा हंसा करती थी, बहुत ज़्यादा हंसा करती, और धीरे धीरे गांव के लोग मरना बंद हो चुके। लेकिन 10 दिन बाद फिर से गांव में लोग मरने लगे। लोग इस बार जले हुए होते, जैसे कोई आग लगाकर उन्हें मार डालता। ऐसे मारता जैसे तड़पा तड़पा कर उन्हें बचने का मौका भी न दिया हो। जिसके बाद तांत्रिक बाबा वहाँ पर आ गए और कहने लगे थे, क्यों मार रही है लोगों को, क्यों मार रही है। फिर से वो डायन तांत्रिक बाबा के सामने आई थी और फिर कहने लगी थी, मेरी अधूरी इच्छाएं हैं, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब मेरी शादी हुई थी उसी समय मुझे जलाकर मारा गया था, इसीलिए आग और पानी, मैं इनसे रिश्ता रखती हूँ। तुमने मुझसे मेरी आग छीनी है, मैं अब लोगों को जला जला कर आग को प्रकट करूंगी। उस रात घनघोर युद्ध हुआ था, कई गांव वाले मारे गए थे। उस तांत्रिक ने अपने कई साथियों को बुलाया था, कई तांत्रिक मारे गए थे। कहते हैं वो जो डायन थी ना, वो जानबूझकर दिन के वक्त एक आदमी बनकर रहती थी ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। वो रूप बदलकर यहाँ साधारण जिंदगी जीना चाहती थी और रात के वक्त यहाँ लोगों को मारना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई
उस घनघोर युद्ध में अंतिम समय पर उस डायन ने कहा था, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। भले ही चारों तरफ से उसे घेरा जा चुका था, अब उस डायन के पास आग लगाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। सब तांत्रिक हंसने लगे कि तुम्हारी मौत होने वाली है, तुम्हारी मौत होने वाली है। और उस दिन वो डायन ने कहा था, कोई भी इंसान हो या देवता, कोई भी पानी में आग नहीं लगा सकते। आग के लिए ऐसी चीज़ चाहिए जो ज्वलनशील हो। एक डायन पानी से आग लगा सकती है। तांत्रिक हंसने लगे थे। किसी तांत्रिक को यकीन नहीं था ऐसा हो सकता है, लेकिन उस डायन ने तब जमीन से पानी निकाल निकाल कर छिड़का। आग लगने लगी, हर तरफ आग, हर तरफ आग। गांव के सभी लोग मारे गए थे। और तुम्हें पता है वो डायन बच गई थी, वो डायन बच गई थी। शास्त्री जी की आंखें चमकने लगी और वो मुस्कुराने लगे, कहने लगे वो डायन बच गई थी। अरे तुम तीनों के पास मोमबत्तियां हैं, बिल्कुल उन तांत्रिकों की तरह। लेकिन तुम्हें पता है मैं कोई गणित का टीचर नहीं हूं, मैं वो डायन हूं, वो डायन। मैं हंसा था, कहने लगा, अरे 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 शास्त्री जी, आज डर नहीं लगा, आज नहीं भागेंगे। तब शास्त्री जी ने कहा, यकीन दिलाऊं यकीन कि मैं वो डायन हूं। देखो नीचे पत्थर रखे हैं ना छोटे छोटे, अब देखो मैं पानी छिड़कूंगा और आग निकलेगी। शास्त्री जी ने बोतल से पानी हाथ में डाला, नीचे छिड़का, नीचे चिंगारियां, आग। हम भागे। अरे ये तो डायन है, डायन है, कहानी सच्ची सुनाई, मार डालेगा, मार डालेगी, ये छोड़ेगा नहीं। भागे जा रहे। पीछे से शास्त्री जी हंसते हंसते आए, करीब आकर कहने लगे, डरा दिया, आज भागे हो, देखो भागे हो, कल सजा मिलेगी। मैंने कहा नहीं शास्त्री जी, पूरी कहानी सुनिए, पूरी कहानी, आप मार देते तो डरे थे। शास्त्री जी कहने लगे, कहानी सुनाकर डराना ही मेरा काम है, मुझे मज़ा आता है बच्चों को कहानियाँ सुनाना, लेकिन गणित का टीचर हूँ, क्लास में ऐसा नहीं कर सकता। माहौल बनाना पड़ता है, माहौल। और खास दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, खास दिन का। शास्त्री जी पेड़ के नीचे लेकर गए और फिर कहने लगे, अरे तुम्हारे हाथ में मोमबत्तियाँ तो कहानी के साथ जोड़ने के लिए दी थी, और नीचे पानी तो साधारण है, लेकिन जो पत्थर है ना, ये सोडियम मेटल है, जो पानी के संपर्क में आते ही अपने आप जलने लगते हैं। पानी इन पर छिड़का था, यही तो जादूगर करते हैं। और कहानी भी इससे मिलती जुलती थी। तो डर गए ना, डर गए तीनों, सच बताओ डर गए ना। हमारी नजरें नीचे की तरफ थीं। सच कहा था शास्त्री जी ने, हर एक कहानी एक से बढ़कर एक, खौफनाक से खौफनाक। आज तो लगा था हम गए। उसके बाद हम सब घर आ गए और उस रात नींद नहीं आ रही थी, बड़ा डर लग रहा था। शास्त्री जी सच में डायन तो नहीं? आखिर एक छोटा सा बच्चा क्या सोचेगा, यही तो लगेगा ना उसे। हम भी डर रहे थे। इतना ताकतवर, इतना खौफनाक और इतना समझदार कोई इंसान नहीं हो सकता। शास्त्री जी कुछ न कुछ तो हैं, कहीं वो कोई पिशाच तो नहीं। अगले दिन क्लास में हम तीनों यही बात कर रहे थे कि शास्त्री जी मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। दिन के वक्त तो कठोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, पीटते हैं, जैसे वही इंसान बदल जाता है। मुझे लगता है वो डायन है। मेरे दोस्त कह रहे नहीं, वो डराना चाहता था। मुझे लगने लगा था वो डायन है, लेकिन कर क्या सकते थे। दिन के वक्त हमने दोस्तों को कहानी सुनाई, सब डर गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा दोस्त सोडियम मेटल लेकर आया था। वहाँ पेड़ के नीचे हमने सबको डरा दिया। कह रहे थे डायन डायन करके, बच्चे भागे। जैसे हमें शास्त्री जी ने डराया था, हमने बाकी बच्चों को डराया और बदले में हमें उनकी खेलने वाली चीज़ें मिली। उन्हें मज़ा आ रहा था। दोस्त कहते शाम के वक्त डरावनी कहानी सुनाना फिर से। मैं अपने दोस्तों को कहता नहीं, शाम के वक्त नहीं, हम सिर्फ क्लास में सबको ये डरावनी कहानी सुनाएंगे। शाम के वक्त हमें काम होता है, हम साधारण बच्चे नहीं, हम भूत हैं। उस शाम फिर से हम पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे थे और वहां पर अब
सिर्फ मोमबत्तियां नहीं लगाई हुई थी, बल्कि शास्त्री जी ने जैसे बहुत ज़्यादा लकड़ियां रख के आग जलाने का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पहुंचकर पहले तो घबराहट हो रही। वो कहानी ऐसी सुनाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा डर जाएंगे। हर बार अलग अलग कहानी जो सुनाते हैं, आज पता नहीं कैसी कहानी सुनाएं। शास्त्री जी ने हम तीनों को आग के इर्द गिर्द बैठने के लिए कहा और फिर कहने लगे, देखो आज की कहानी बहुत ज़्यादा अजीब होने वाली है और तुम सबको पता है ना, कल अमावस है। अमावस भूत प्रेत शैतानों की रात होती है, तो अमावस से पहले आज बड़े सच जानने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा भी रहा था, थोड़ा मचला हो चुका था ना, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा डरता था, इसीलिए जब डर ज़्यादा लगता तो मैं मुस्कुरा दिया करता था। वहाँ हमें शास्त्री जी ने कहानी की शुरुआत करते हुए कहा, कोई भागेगा नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। बहुत सालों पहले एक तांत्रिक हुआ करता था, तंत्र विद्याएं किया करता। धीरे धीरे हर तरह की तंत्र विद्या को वो सीखता गया और उसे लगने लगा, आखिर मैं ऐसे छोटे मोटे तंत्रों से क्या करूँगा, किसी के घर से भूत भगाना या शक्तियों को काबू करना, लेकिन इससे फल क्या मिलता है, कुछ नहीं। वो बहुत ज़्यादा लालची हो गया था, उसे धन चाहिए था, दौलत चाहिए थी, लड़कियां चाहिए थीं, इसीलिए उसे लगा वो ऐसी सिद्धियां करेगा जो किसी ने ना की हों। वो मौत के पार जाना चाहता था, इसीलिए उसने सिद्धियों की शुरुआत की, ऐसी ऐसी साधनाएं करने लगा जिससे उसका शरीर बदलने लगा। धीरे धीरे वो हर तरह के रूप को अपना सकता था, वो अपना रूप बदल सकता था, लेकिन हर बार रूप बदलने के लिए उसे 1 साल इंतज़ार करना पड़ता। अमावस की रात कहते हैं उसका नया रूप आया करता था और वो पूरा साल एक तरह का रूप बना कर रखता, लेकिन जब अमावस की रात होती वो शिकार करता। वो किसी ऐसे का शिकार करता जो उसे सबसे ज़्यादा लजीज लग रहा हो। इंसानों को खाता था वो, और जिस इंसान को खाता वैसा रूप बना लेता, फिर 1 साल तक उसी रूप में वो रहता। धीरे धीरे इंसानों को खाता जा रहा था, उसकी ज़िंदगी जीता जा रहा था। अमीर गरीब, लड़की बच्चा, हर रूप में वो जाता, उसके बाद ज़िंदगी जीता और फिर नए शिकार की तलाश। कभी कभी पूरा साल वो ढूंढता रहता कि अगली बार किसके शरीर में जाएगा। कभी कभी कुछ ही दिनों में उसे एक ऐसा शरीर मिल जाता और बड़े आराम से उसे अमावस की रात तक इंतज़ार करवाता, तैयार करता। और तुम्हें पता है वो तैयार कैसे किया करता था? कहते हैं एक बड़ी सी आग जलानी पड़ती है, उस आग के इर्द गिर्द बैठना पड़ता है और वो हमेशा अपने शिकार को फंसाया करता था। उसका दोस्त बन जाया करता था, क्योंकि ऐसी जगह वो नहीं मार सकता था जहाँ भीड़ हो या किसी के घर में। उसे अपनी साधना का तरीका बिल्कुल वैसा रखना पड़ता था। आग जलाकर उसके इर्द गिर्द बिठाना पड़ता था, तो हर बार अगला शिकार जो वो करता उसको फंसाने के लिए तरकीब लगाता। जैसे कि जब वो कोई बड़ा आदमी बना होता तो अपने बराबर वाली किसी औरत को फंसा लेता और अमावस की रात वहाँ लेकर आता, फिर उसे मारकर खाता और उसका रूप बनाता। फिर अगली बार वो औरत बना होता तो किसी मर्द को फंसाता। कभी वो किसी छोटे बच्चे को बहला फुसला कर ले आता। ये उसका तरीका था ताकि शिकार को खा सके। लेकिन एक चीज़ थी जो वो करना चाहता था, कभी कर नहीं पाता था। बताओ तुम तीनों, वो चीज़ क्या हो सकती है? सोच कर देखो। एक तांत्रिक जो कि लोगों के शरीर के अंदर जाता है, उन्हें खाकर रूप उनका बना लेता है। क्या चीज़ चाहिए होगी उसे? कुछ नया क्या करना चाहता होगा? मैंने कहा पता नहीं। शास्त्री जी हम तीनों के हाथों को देखने लगे और फिर कहने लगे, तुम तीनों जुड़ चुके हो, हाथ नहीं छुड़ा सकते। अमावस की रात आ गई और सच तुम्हें बता रहा हूँ, सच तो बताना था ना। हम तीनों ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, एक दूसरे का हाथ नहीं छुड़ा पा रहे।
हाथ से हाथ चिपक गए थे। शास्त्री जी हंसते हुए मैं वो तांत्रिक हूँ, 1 साल से ढूंढ रहा था नया शिकार। बच्चे भी खा चुका हूँ, बूढ़े भी खा चुका हूँ, लेकिन एक तांत्रिक के लिए नई चीज क्या हो सकती है? नई चीज है 3 शरीर। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 शरीर। मैं अपनी रूह को 3 शरीर के अंदर डालना चाहता हूँ और सबसे पहले उसे खाऊंगा। तुम तीनों जुड़ चुके हो, एक बन चुके हो, तो पहली बारी किसकी? मनीष, पहली बारी तुम्हारी। आ जाओ। मैं डर कर खड़ा हो गया, भागने की कोशिश कर रहा। पैंट में मैंने मूत दिया था। मैं इससे ज्यादा कभी नहीं डरा था। सच कहा है उसने, भागो भागो। हम भागना चाहते थे, भाग नहीं पा रहे। जिसके बाद मैंने लात मारने की कोशिश की और शास्त्री जी हंसकर मुझे कहने लगे, ओ पागल, ऐसे टांग मत मार, देख कहानी ही है, डर गया ना तू। मैंने कहा ये हाथ क्यों चिपके हैं? उन्होंने कहा गोंद लगाई थी, गोंद। जब तुम सबसे हाथ मिलाया था ना दोस्त की तरह, तो गोंद लगा दी। अब ये गोंद खींचने पर नहीं निकलेगी, हाथ चिपक गए हैं। लेकिन वहां पर वो एसिड पड़ा है ना, नुकसान नहीं पहुंचाता। वो एसिड अपने हाथ पर धीरे धीरे लगाओ, हाथ एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। उन्होंने एसिड हमारे हाथ पर लगाया। धीरे धीरे एसिड से अजीब सी दुर्गंध आई, हमारे हाथ अलग हुए। फिर जाकर सांस आई थी हमें। आज ऐसा डराया कि दिल का दौरा पड़ने को था। तब सामने से शास्त्री जी कहने लगे, देखो, हर कहानी में छोटी मोटी गलती होती है। अगर तुम गलती को पकड़ पाओ तो तुम समझ पाओगे। तुम्हें ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि आज अमावस नहीं है। आज अमावस नहीं है तो मैं शिकार कैसे कर सकता था? मानो कि मैं वो तांत्रिक हूं जो अमावस के दिन शिकार करता है और इस बार 3 बच्चों को खाकर मुझे 3 बच्चे बनना है। बेवकूफ़ो, ये तो सोच लो, आज अमावस नहीं है तो झूठ हुआ ना, सब कुछ झूठ हुआ तो सामने से बोल सकते हो। मैं भी मचला होकर हंसा। हाँ सर, ये तो दिमाग में नहीं आया, लेकिन जब हमें डर लगता है तो दिमाग में कुछ नहीं आता। शास्त्री जी ने कहा, नहीं, डर पर काबू पाना होता है। देखो, मैं किसी कहानी से नहीं डरता। मुझे डराने की कोशिश हर किसी ने की है, लेकिन मैं भूतिया कहानियां सुनता हूं, सुनाता हूं, डराता हूं, लेकिन डरता नहीं हूं। मैंने शास्त्री जी को चैलेंज किया। शास्त्री जी, फिर आपको डराने की हम कोशिश करेंगे। हम आपको अगर डरा गए तो? शास्त्री जी ने कहा, तो वादा है, 1 साल तक हाथ नहीं लगाऊंगा। चाहे शरारत करो, चाहे 0 नंबर लो, हाथ तक नहीं लगाऊंगा अगर तुम मुझे डरा पाओ। मेरे दोस्त भी कोशिश कर चुके हैं, कोई डरा नहीं पाया। सब कहते हैं मैं पागल हूँ। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो अपने घर में डरावनी चीज़ें रखता है। तो मेरे घर कभी आना, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहली बार किसी ने चैलेंज किया है कि मुझे डरा कर दिखाएगा, वरना हर कोई कहता है तुम एक रहस्यमय इंसान हो। और वैसे एक चीज़ सोच लेना, कल तुम मुझे डराने की कोशिश करोगे ना, कल अमावस की रात है ना, अमावस की रात। मुझे डराने की जगह कुछ और ना हो जाए, ये अपने दिमाग में ज़रूर रखना। वो रात मैं बहुत ज़्यादा डरता रहा था, लेकिन सोचता भी रहा था। अगले दिन स्कूल में हम तीनों दोस्त बातें किए जा रहे, जबकि बाकियों ने कहा था चलो ग्राउंड में कहानी सुनाओ, बड़ा मज़ा आएगा, तुम डराते बहुत अच्छे हो। लेकिन अब हम बच्चों को डराना नहीं चाहते थे, हम शास्त्री जी को डराना चाहते थे। तो क्लास में हम कहानी सोचते रहे, जिसके बाद हमें एक पुरानी कहानी याद आई। अरे, कभी वो कहानी हम सुनाते थे, याद है वो छोटी सी कहानी? मेरे दोनों दोस्तों ने कहा, अरे नहीं, उससे नहीं डरेंगे। मैंने कहा, डरेंगे, कोशिश तो कर सकते हैं ना। वो वाली डरावनी कहानी, पक्का उससे शास्त्री जी डर सकते हैं। भूतों वाले कपड़े पहनेंगे, सामने जाएंगे और चैलेंज किया है, डरा कर तो दिखाएंगे, डरा कर तो दिखाना ही है, वादा किया है। मेरे दोस्त मान गए। एक छोटी सी कहानी हमने सुनी थी। मेरे दादाजी ने एक कहानी सुनाई थी घर में। अब मेरे दादाजी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानी के सहारे हम शास्त्री जी को डराने के लिए तैयार थे।
शाम के वक्त जब घर की पीछे वाली खिड़की खोलकर भागा था, मैं काले रंग के कपड़े पहनकर निकला था, चेहरे पर मास्क लगाया हुआ भूत वाला। डराएंगे, ऐसे डराएंगे कि शास्त्री जी चीखने लगेंगे। मेरे दोस्त जल्दी ही उस पीपल के पेड़ के ऊपर हम चढ़ गए और इंतज़ार करने लगे। जब शास्त्री जी आएंगे, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाएंगे हम। घबरा जाएंगे, वो घबरा जाएंगे। तीनों दोस्त इसी तरह से थे। शास्त्री जी नीचे की तरफ आए, उसके बाद नीचे कपड़ा बिछाने लगे। हम ऊपर से देखे जा रहे थे, कर क्या रहे हैं। उन्होंने कपड़े के बीच में एक स्प्रिंग रखा, उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ दबा दिया, कपड़े को ऊपर ही इसी तरह से रख दिया और फिर ऊपर एक खोपड़ी रखी प्लास्टिक वाली, जिसे एक और कपड़े से ढका और फिर कहने लगे, बच्चों मुझे डराने की कोशिश करोगे ना, आज दिखाता हूँ, आज तो तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल कर दूंगा। फिर नीचे उन्होंने कई मोमबत्तियां जलाई थीं, जिसके बाद हमने पेड़ के ऊपर से छलांग लगाई। जैसे ही हम नीचे आए, चीखने लगे, हाँ हम कहाँ जाएंगे, हम इस पेड़ के शापित भूत हैं। शास्त्री जी ने तीनों को पकड़ा, नीचे गिराया और कहने लगे, तुम मुझे नहीं डरा सकते, तुम नहीं डरा सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम जैसे बच्चे ऐसे कपड़े पहनकर मुझे डरा कर दिखा दो। मैं गुस्से में आ गया, अरे शास्त्री जी आप तो डरते ही नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आपको डर नहीं लगता। शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद भूत हूं। सोच कर तो देखो, अगर कोई भूत है शैतानी शक्ति को समाये हुए, ऐसे आपके सामने आपको डराता है, लेकिन खुद क्यों नहीं डरता? क्योंकि उसे पता है कि वो भूत है और सामने कोई और भूत हो ही नहीं सकता, उसे पहले ही पता चल जाएगा ना। फिर उसके बाद मैंने शास्त्री जी को कहा, शास्त्री जी अब कहानी सुनने को तैयार हो जाइए, इस बार हमारी बारी है। शास्त्री जी ने कहा, सुनाओ, और उसके बाद शायद मैं तुम्हें डरा पाऊं अपनी तरकीब से। मैंने शास्त्री जी को कहानी सुनानी शुरू की, जो कि मेरे दादाजी ने सुनाई थी। बहुत समय पहले गुफा के अंदर ऐसी हड्डियां पाई गई थी जो कहते हैं पुराने ज़माने के एक राक्षस की थी। उन हड्डियों में एक ताकत थी कि वो हड्डियां अगर किसी को भी शरीर के अंदर अपने आप ले जानी आ जाएं तो वो हड्डियां शरीर का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो ताकत है या शाप। इंसानों ने कोशिश की उन हड्डियों को अपनी हड्डियों की जगह देने की। जिस भी किसी ने उस हड्डी को अपने शरीर में समाया, उसे जवानी मिली, उसे ताकत मिली, और कहते हैं कि वो पिशाच बन गए। एक परिवार के सभी सदस्य थे शरीर में हड्डी को समाये हुए। वो तो पिशाच थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके आने वाली पीढ़ी भी पिशाच होगी। वो हड्डियां शरीर में बनती गईं। उसके बाद वो पूरा परिवार शाप और ताकत शरीर में लिए आगे ऐसे विनाशक पिशाच बने रहे। दुनिया के साथ छिपकर रहते, लेकिन ताकतवर होते, समय समय पर शिकार करते, और ख़ास तौर पर अमावस की रात अगर शिकार उन्हें मिल जाए, कोई ऐसा जिसके बारे में कोई ना जानता हो, जो कब यहाँ पर आया किसी ने नहीं देखा, तो सबूत नहीं बचेगा, तो पिशाच उसका शिकार किया करते थे। जैसे हम शास्त्री जी आपका शिकार करने वाले हैं। शास्त्री जी हंसने लगे थे। तुम्हें लगता है ऐसी घटिया कहानी से मैं डरूंगा? पिशाच, तुम पिशाच हो। नहीं डरा मैंने कहा, सर डरना तो होगा, वादा किया है आपको डरा कर रहेंगे, डरना तो होगा। मेरा कद अपने आप बढ़ने लगा था। हम तीनों का कद बढ़ा। शास्त्री जी कहने लगे, अरे पैरों के नीचे क्या लगाया है, ऊंचे ऊंचे कैसे हो रहे हो? मेरे दांत लंबे होने लगे थे। शास्त्री जी ने कहा, ये क्या प्लास्टिक के दांत लगाए हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं। मेरा चेहरा बदलने लगा था। शास्त्री जी ने कहा, ये क्या खून सा चेहरे पर लगाया है, ये क्या?
अपने आप हवा चलने लगी। ये हवा नहीं थी, आंधी थी। शास्त्री जी मुस्कुरा रहे। पहली बार उनके चेहरे पर शिकन थी। हमारा ये भयानक रूप देखकर शास्त्री जी के चेहरे की रौनक उतर गई। घबराए, डरे और पीछे की तरफ गिर गए और फिर कहने लगे, वो क्या है ये? अरे यार, डरा दिया तुमने। ये कैसे कर रहे हो? कमाल है, एक बार के लिए मुझे लगा कि मैं गया। सामना असली किसी ऐसी शैतानी चीज से हो गया मेरा। मैंने कहा, सर कहानी तो पूरी नहीं हुई अभी। वो परिवार के जितने सदस्य थे, फिर परिवार बड़ा भी था। कहते हैं कई परिवार बने थे और 10 परिवार तो आज भी मौजूद हैं, लेकिन रहते इकट्ठे हैं। आसपास घर होता है। बच्चे भी जो पैदा होते हैं जल्दी ही जान लेते हैं। इस सच्चाई को छिपा कर रखना है। अमावस की रात शिकार की रात होती है। हम बच्चे हैं ना, तो हम बच्चे 3 किसी एक का शिकार कर सकते हैं। हम वही हैं, उसी परिवार के सदस्य। शास्त्री जी, डर तो नहीं लग रहा ना? शास्त्री जी हंस रहे थे। शास्त्री जी को लग रहा था ये कहानी है, लेकिन हर बार सुनाई गई कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। शास्त्री जी की आंखों में डर देखा था जब मैं उनके गले के मांस को उधेड़ कर खींच रहा था। एक तरफ की बाजू जब शरीर से अलग की थी मेरे दोस्त ने, शास्त्री जी चीख रहे थे। डर था उनकी आंखों में। दूसरी बाजू भी धड़ से अलग करके मैंने सवाल पूछा था, शास्त्री जी डर लग रहा है या नहीं? डरा दिया ना आपको? वादा किया था डराएंगे। और कमाल देखिए, यह पेड़ शापित नहीं है। लगभग 10 साल पहले मेरे दादाजी और मेरे पिता ने यहाँ पर लगभग 5 लोगों का शिकार किया था। चीर फाड़ करके उन्हें खा लिया था, जिसके बाद से इस पेड़ को शापित कहा जाने लगा। हम भी कहानियां सुनते गए। हमें बताया गया था डरना है इस पेड़ से, ये पेड़ भूतिया है। लेकिन आज के बाद लोग फिर से डरेंगे। वो कहानी सुनाई जाएगी, पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं। शास्त्री जी कह रहे थे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और तब मैंने उनका जबड़ा चबा डाला था, फिर उनके सर को खा लिया। धड़ के हिस्से किए थे, मांस को खा लिया था, हड्डियां वहीं पर छोड़ी थी, पेड़ पर लटकाकर, जैसे किसी भूत का काम हो। जब मैं पीछे वाली खिड़की से अंदर आया था ना, मेरे पिता ने दरवाज़ा खोलकर कहा था, अमावस की रात थी, कुछ खाकर आए हो या नहीं? मैंने कहा, पिताजी खाकर तो आया हूँ। पिताजी ने कहा, ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो। खाना खा लिया ना बाहर से? किसे खाया है ये तो बताना। मैंने कहा, शास्त्री जी वो गणित के टीचर थे। मेरे पिता ने गुस्सा दिखाया, देखो अपने अध्यापक को नहीं खाना चाहिए। क्या करूं अब, कैसे समझाऊं तुम्हें और तेरे दोस्तों को? पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे ना। गरीब लोगों को जल्दी ही पुलिस पकड़ सकती है, और कहीं तुम्हारा सच सामने ना आ जाए, ध्यान तो रखा ना। मैंने कहा, जी पिताजी, जी ध्यान रखा। वहां खाया और हड्डियों को लटकाया उसी पेड़ के ऊपर। पिता ने कहा, ठीक है, आज तुम्हें आज़ादी थी, बाहर और जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दोस्त भी तुम्हारे घर आकर कपड़े बदलकर बाहर ही खड़े थे, देखे हैं मैंने। तुम भी जल्दी से नहाओ और खून साफ करो। और तुम्हें पता है ना, ये वाले कपड़े उतार कर रखने हैं, जलाने हैं, खून नजर नहीं आना चाहिए। चलो बाथरूम में चलो। इस तरह मैं नहाने के लिए गया था। आज दावत थी, घर में दावत, क्योंकि मेरे पिता ने भी एक शिकार किया था। कहानियां भयानक सुनाने वाले हर बार इतने डरावने नहीं होते। कभी कभी मासूम से दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं।